हेलो, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना काल में आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो हम लोगों ने आज ऑनलाइन क्लास के तहत मैंने सोचा कि आपको ईदगाह ये गद्य तीर्थ जो पुस्तक आप लोगों को पढ़नी है टीटीसी पार्ट 3 में, उसमें एक कहानी है दृष्टिदोष। और उस कहानी के कहानीकार हैं जैनेंद्र कुमार, जो हिंदी के जाने माने कथाकार और उपन्यासकार हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जैनेंद्र के बारे में कुछ अच्छी सी जानकारी दे दूं, और इसके वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी दृष्टिदोष कहानी की समीक्षा। तो आप सब समझें, और अगर कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैनेंद्र हिंदी के एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियों की संरचना की है, और वो बिल्कुल ही मौलिक कहानीकार माने जाते हैं। और हिंदी कथा साहित्य में उनका एक अलग ही मुकाम है, एक अलग विशेष पहचान है। उनकी कहानियाँ इस भौतिक जगत से ही संबंध रखती हैं, और विषय सामग्री होने पर भी उनका चित्रण इतना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक होता है कि पाठक का ध्यान उस पर से हट ही नहीं पाता है। पाठक उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा संप्रेषित कर लेते हैं, अपने आप को इतना जुड़ा हुआ पाते हैं कि उससे उनका ध्यान अलग हटा पाने में अपना ध्यान वो सक्षम नहीं होते हैं। कहीं कहीं कहानियों में दार्शनिकता भी बढ़ जाती है, और जब दार्शनिकता बढ़ेगी तब तो आप समझ ही सकते हैं कि दार्शनिक बातें कितनी गूढ़ हो जाती हैं, जो आम जनता की समझ से परे हो जाती हैं। तो दार्शनिकता भी इनकी कहानियों में बढ़ जाती है, और इस फलस्वरूप शुष्कता और नीरसता भी उसमें घर कर जाती है। लेकिन जब शुष्कता और नीरसता और दार्शनिकता जब किसी कहानियों में प्रवेश कर जाती है, तो वह जनसाधारण की चीज़ नहीं रह पाती जाती है, और वह जनसाधारण के हाथ से निकल जाती है, एक बुद्धिजीवी वर्ग की चीज़ हो जाती है। जहाँ वो बुद्धिजीवी वर्ग उसको समझने लगते हैं, वही समझेंगे, वही उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसमें अपना ये ध्यान लगाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उनका दर्शन कहाँ तक जा रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहाँ तक हमें ले जाना चाह रहे हैं। तो जैनेंद्र ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, और चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखने के बावजूद वो चरित्र प्रधान कहानियाँ जो लिखी हैं उन्होंने, उसके बावजूद जैनेंद्र को चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखने में ही जैनेंद्र को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। उनके पात्र एक चरित्र को जीते हैं, एक विशिष्ट चरित्र जो हमारे समाज में उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, उस चरित्र को ही लेकर उन्होंने अपनी कहानियों की रचना की है, और उसमें उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। और असाधारण परिस्थितियों में भी पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में वो एक अद्वितीय लेखक हैं और अद्वितीय कहानीकार माने जाते हैं। एक अद्भुत प्रतिभा है उनके अंदर। जैनेंद्र एक अद्भुत प्रतिभा के साथ पात्र के मनोवैज्ञानिक चित्रण को सामने ला पाने में समर्थ हो पाते हैं, और तब हम उनकी कहानियों के पात्रों से रूबरू होते हैं। कथोपकथन समझते हैं क्या होता है? आपसी संवाद, जो हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, एक पात्र बोलेगा, फिर दूसरा पात्र बोलेगा, तो इसे हम कथोपकथन कहते हैं। और कथोपकथन एवं कहानी की जो भाषा शैली है, वह भाषा शैली की दृष्टि से भी एक मौलिक कहानीकार के रूप में जैनेंद्र जाने जाते हैं, माने जाते हैं। जैनेंद्र की कहानी कला, अब कहानी कला क्या है? सीधे आप चाहेंगे कि मैं कोई कहानी लिख लूँ, वो कोई कहानी लिख ले, तो आजकल तो कहानी की एक अलग गति हो गई है, एक अलग शाखा बन गई है। लेकिन जो कहानियों का जो मनोवैज्ञानिक दौर था, जिसके एक समर्थ हस्ताक्षर जैनेंद्र माने जाते हैं, तो उसमें जो उन्होंने लिखा, तो जैनेंद्र की कहानी कला के मूल में अहम की विवृत्ति काफ़ी मिलती है। अब ये अहम क्या है? अहम है कि जो मैं हूँ वही अहम है, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो मैं अहम की विवृत्ति उनकी कहानी कला की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये एकदम, और अहम की विवृत्ति भी मिलती है और स्व की विवृत्ति भी मिलती है। स्व का मतलब अपना, केवल अपना। स्व और अहम की विवृत्ति इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। और एक
स्व की जो उपस्थिति है इनकी कहानियों में, वह इनकी कहानी की इनकी कहानियों का एक मुख्य विषय स्व के रूप में सामने आता है। मन के भीतर जो अनेक सांस हैं। अब मन है व्यक्ति का, तो मन के अंदर तो बहुत सारी भावनाएं आएंगी, तरह तरह की भावनाएं आती हैं। मनुष्य भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और किस तरह से भावनाओं को चलाता है या भावनाएं मनुष्य को चलाती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन के भीतर में जो एक सांस चलती है, एक फांस चलती है, और सांस में भी एक फांस होती है, कहीं रुकावट होती है। तो वो बीमारी वाली सांस नहीं, वो सांस होती है मानसिक, जिसको आप मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। मानसिक सांस का चलना न चलना, यह एक मुहावरा है। फांस पड़ जाना, मन में फांस पड़ जाना, गले में फांस पड़ना, तो फांसी नहीं है, वह एक मुहावरे की शैली है, भाषा की एक शैली है जो उनकी कहानियों में दिखती है कि जो मन में जो सांस है, जो फांस है, और जो अनेक मन के भीतर, मन की गुत्थियों में जो सांसें मिलती हैं, फांसें मिलती हैं, अनंत गांठें हैं। न जाने कितने से हमारा दुराव छिपाव होता है, गांठ पड़ जाती है, फिर गांठ खुलती है, फिर हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो अनेक गांठें हैं और उन गांठों को जोड़ने, और नई गांठें भी पड़ती हैं, पुरानी गांठें भी हैं। गांठों को खोला भी जाता है मनुष्य के द्वारा, गांठों को बनाया भी जाता है मनुष्य के द्वारा। तो हम किस तरह से, या कोई कहानीकार क्या होता है? कहानीकार तो समाज का दर्पण होता है, जो समाज में देखता है, जो महसूस करता है, या उसकी मानसिक संवेदनाएं किस तरह की होती हैं, जो वह उन चीज़ों को किस तरह से हासिल करता है या समझता है, या उसकी पैनी दृष्टि उसको किस तरह से समझती है, तब जाकर वह एक कहानी की रचना करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, तब वह जाकर एक कहानी की रचना करता है। और जो उन अनंत गांठों को, मनुष्य के भीतर जो अनंत गांठें हैं, उन गांठों को जैनेंद्र सुलझाने का काम करते हैं, और कहीं कहीं नई गांठों को भी जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल गांठ को सुलझाते ही हैं, सुलझाना भी उनका काम है और नई गांठों को दे देना भी उनका काम है। तो जैनेंद्र इस कला में महारत हासिल है कि भाई, मैं तो तुमको एक प्लॉट दे रहा हूँ, उस प्लॉट पर तुम भी कुछ सोचो, तुम भी कुछ करो। केवल मैं ही नहीं करूँगा, मैंने एक प्लॉट दिया है, मैंने एक समस्या रखी है आम जीवन की, और उस पर तुम लोग भी विचार करो, सुझाव दो, निराकरण करो, समस्या का समाधान करो। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे कह देने से या उसके कह देने से या पढ़ लेने से या कहानियों को पढ़ लेंगे और हम समझ जाएंगे कि समस्या का यही समाधान। ऐसा नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान व्यक्ति से व्यक्ति, या हो सकता है कि मैं कुछ दूसरा समाधान ढूंढूं, जैनेंद्र कुछ दूसरा ढूंढे, अज्ञे कुछ दूसरा ढूंढे, प्रेमचंद कुछ दूसरा ढूंढे, प्रसाद कुछ दूसरा ढूंढे। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए कि एक समस्या का समाधान एक ही होगा। व्यक्ति अलग अलग मानसिकता का होता है, अलग अलग सोच का होता है, और वह अपनी कला को अलग से निखारता है और अपनी समस्याओं को अलग ढंग से सुलझाने में विश्वास रखता है। इसलिए जैनेंद्र समस्या को छोड़ देते हैं अपने ढंग से उसे सुलझाने के लिए, या फिर अपनी तरफ से उसको समझने के लिए। तो जैनेंद्र गांठों को बनाते भी हैं, जैनेंद्र गांठों को खोलते भी हैं और उसे समझने के लिए छोड़ भी देते हैं। गांठों को जोड़ते भी चलते हैं, गांठों को खोलते भी चलते हैं। जैनेंद्र की कला का आधार क्या है? जैनेंद्र ने जो कहानियाँ लिखी हैं, उन कहानियों का आधार क्या है? मनोविज्ञान और दर्शन। तो मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। एक व्यक्ति का मन केवल मन नहीं होता है, मन का भी एक विज्ञान होता है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और जूलॉजी सबसे एक अलग विज्ञान होता है जो मन का विज्ञान होता है, और वो सबके पास होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो जैनेंद्र कुमार ने मनोविज्ञान को ही अपनी कहानियों का आधार बनाया, और दर्शन को भी। दर्शन मतलब फिलॉसफी, तर्कशास्त्र, तार्किक ढंग से अपनी बात को कहना और अपनी बात को कहकर उसे पाठकों तक पहुंचाना। तो जैनेंद्र इस ढंग से मनोविज्ञान और दर्शन को लेकर चले हैं। तो जैनेंद्र क्या हैं? व्यक्तिवादी। अब व्यक्तिवादी क्या होता है? तो एक व्यक्ति होता है समाजवादी, और समाजवादी व्यक्ति होता है कि समाज में बहुत सारे दृश्य होते हैं। समाज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को लेकर चलना।
तो सामाजिक दृष्टिकोण, अब देखिए कि अभी का जो समय है वह तो सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, तो जैनेंद्र इसमें प्रासंगिक हो जाएंगे कि व्यक्तिवादी है। केवल आप अपने लिए सोचिए कि हम सेफ कैसे रहें, और हम सेफ रहेंगे तभी दूसरा व्यक्ति सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर सेफ नहीं रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति सेफ हो जाएगा, या दूसरा व्यक्ति सेफ हो जाएगा तो हम सेफ नहीं रहेंगे। तो व्यक्तिवादी है कि पहले अपने को देखो, पहले अपने घर में दिया जलाओ, फिर समाज में दिया जलाओ, मंदिर में दिया जलाओ, जहाँ तहाँ पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यक्तिवाद का नारा जैनेंद्र ने दिया। व्यक्ति को, इनके पात्र कहानियों में बहुत ही कम होते हैं, और कम पात्रों का इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अपने ढंग से किया है। तो आप देखें कि जैनेंद्र व्यक्तिवादी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। अब देखिए कि भारतीय संत और गांधी बुद्ध की तरह वे व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर गलत है, कोई चोर है, कोई डाकू है, तो वह सुधर नहीं सकता है। व्यक्ति अगर गलत है तो वह सुधर नहीं सकता है। व्यक्ति का सुधरना उसके अपने हाथ में होता है, अपनी उसकी वृत्ति में होता है, अपनी उसकी मानसिकता में होता है। अगर दृढ़ संकल्प कोई व्यक्ति कर ले तो गलत व्यक्ति भी सही हो सकता है, और सही व्यक्ति भी कभी गलत रास्ते पर जा सकता है। तो वही उसी दृष्टिकोण को लेकर जैनेंद्र चले हैं, और भारतीय संतों की तरह, बुद्ध की तरह और गांधी की तरह वो व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं। ये आत्मपीड़ा, अब आत्मपीड़ा क्या है? आत्मपीड़ा में विश्वास रखते हैं, मतलब कि आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाइए, तब आपको महसूस होगा। अपने आप को अगर आप जैसे चींटी काटना है, चुट्टी काट कर देख लीजिए, अपने आप को सुई चुभो कर देख लीजिए, तब आपको जो दर्द महसूस होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये दूसरे को जब मैं चींटी मारूंगा, चुट्टी काटूंगा, या फिर थप्पड़ मारूंगा, या फिर कष्ट पहुंचाऊंगा, तो जैसा कष्ट मुझे हो रहा है वैसा ही कष्ट उसे भी होगा। तो ये जो मानसिकता है, तो आत्मपीड़ा पहले पहुंचाइए, अपने आप को कष्ट देकर देखिए कि तब आपको दूसरे के कष्ट की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना कष्ट की अनुभूति किए किसी दूसरे के कष्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना, उसका कष्ट ऐसा हो सकता है। तो वो एक कल्पनाशील बात हो जाएगी कि मैंने कल्पना में महसूस किया। लेकिन जैनेंद्र ऐसे नहीं है। जैनेंद्र का कहना है कि जैनेंद्र का सोचना है कि आत्मपीड़ा करो और आत्मपीड़ा में विश्वास रखो, तब हम दूसरे की पीड़ा का आकलन कर पाएंगे। तब आत्मपीड़ा की स्थिति में पात्र को डालना जैनेंद्र को बखूबी आता है। वे क्या करते हैं, जैनेंद्र ने क्या किया अपनी कहानियों के पात्रों के साथ, कि उन्होंने अपने पात्रों को उस आत्मपीड़ा की अनुभूति कराई है, जिसके कारण वो पात्र मनोवैज्ञानिक हो गए हैं, और वो पात्र अपनी ही पीड़ा से त्रस्त हैं, और उस त्रस्त पीड़ा का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। तो पीड़ा को जैनेंद्र आत्मपीड़ा की स्थिति में अपने पात्रों को डाल देते हैं, और आत्मबोध का संकेत कराते हैं कि पहले आत्मबोध कराओ। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था एक शिष्य के पूछने पर कि अपदीपो भव, तो अपदीपो भव की जो स्थिति थी वह क्या थी कि अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को प्रकाशित करो, तो सारे रास्ते तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। तुम्हें किसी गुरु की, किसी के बताए रास्ते पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो मार्ग बताया गया था कि अपदीपो भव, वही आत्मबोध है, आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, आत्मविश्वास है कि आप आत्मपीड़ा में स्वयं को डालकर आत्मबोध की अनुभूति करें। वही ये अपने पात्रों के साथ जैनेंद्र ने किया है कि उनको आत्मबोध की स्थिति कराना चाहते हैं, ताकि वो पात्र हमारे समाज के करीब हो सके और समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक हो सके। अब देखिए कि आत्मपीड़ा सबसे अधिक कब होती है, तो आत्मपीड़ा जैनेंद्र के अनुसार आत्मपीड़ा सबसे अधिक काम के द्वारा संभव है। काम के द्वारा जो संभव है वह आत्मपीड़ा वही इनके पात्रों में छलकती है। इसलिए जैनेंद्र जी काम या वासना से उत्पन्न आत्मपीड़ा की स्थिति अपनी कहानी में लाते हैं। इनकी कहानियों में काम और वासना से उत्पन्न आत्मपीड़ा ही दिखाई पड़ती है, और उसको इन्होंने सामने लाने की चेष्टा ज़्यादा की है।
जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों में जैनेंद्र ने जीवन का मार्मिक चित्रण करके उनका जो लक्ष्य है जैनेंद्र का, वह जीवन की मार्मिक परिस्थितियों का चित्रण करके और पात्रों को लक्ष्य की उपलब्धि नहीं, लक्ष्य तक पहुंचाते नहीं हैं, लक्ष्य प्राप्त करने की झलक तक दिखलाकर छोड़ देते हैं। और लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते अपने कदमों को खींच लेना और रुक जाना और पाठक को आत्मचिंतन में लीन करा देना, ताकि पाठक यह मजबूर हो जाए यह सोचने पर कि भाई अब क्या होगा, अब इन पात्रों के साथ क्या होना चाहिए। तो पाठक जब ये महसूस करेंगे, यह सोचेंगे, कहानी के पात्र में पाठक जब स्वयं को डालकर देखेंगे तभी तो उन परिस्थितियों का आकलन कर पाएंगे और फिर वो देखेंगे कि भाई आत्मचिंतन के द्वारा इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। तो जैनेंद्र का काम केवल लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने कदम को रोक देना है, उसकी लक्ष्य की केवल झलक दिखलाना है और आत्मचिंतन के लिए पाठक को प्रेरित करना है। तो यही जैनेंद्र की सफलता का मूल मंत्र है। जैनेंद्र यही हमें मनोवैज्ञानिक धरातल पर ले जाते हैं और जैनेंद्र की कहानियों का जो मूल स्वर है, मूल सफलता का मंत्र है, वो यही है कि अपने पाठकों को वे आत्मचिंतन के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म प्रकाश के लिए छोड़ देते हैं और मनोवैज्ञानिक और दर्शन दोनों का संबल लेकर वो एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी तथ्य को लेकर एक दृष्टिदोष कहानी आई है उनकी और वह काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है जैनेंद्र की, जो आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी जैनेंद्र की कहानियों की विशेषताओं के बारे में, जैनेंद्र की कहानी कला के संबंध में मैंने कुछ बातें आप लोगों को बतलाई। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दृष्टिदोष कहानी के जो पात्र हैं वो किस तरह से उनका चरित्र हमारे सामने आता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं कहानी कला की दृष्टि से, मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से हम लोग आपस में बातें करते रहें। अगर कोई शंका हो तो पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।